हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और हम भी तैयार हैं आपके साथ पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बिल्कुल। और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट से जुड़ना ना भूलें। हाँ, लिंक आपको चैनल के या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेगा क्विज, प्रजनन प्रणाली भाग 1। अलैंगिक जनन। चलिए, पहला सवाल। पहला सवाल है, प्रजनन की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें केवल एक ही जनक मतलब पेरेंट शामिल होता है? आपके ऑप्शंस है ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी निषेचन या डी युग्मक संलयन। इसका सही जवाब है बी अलैंगिक जनन। नाम से ही पता चलता है, अलैंगिक मतलब जिसमें लिंगों की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही पेरेंट से नया जीव बनता है। ठीक है, अगला सवाल। अमीबा में कोशिका विभाजन किस तल या प्लेन में हो सकता है? ए केवल लंबवत, बी केवल क्षैतिज, सी किसी भी तल में या डी केवल तिरछा। ये होगा सी, किसी भी तल में। देखिए, अमीबा का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है, तो वो बेचारा किसी भी एंगल से कट कर दो में बंट सकता है। सही है। सवाल नंबर 3। कोशिका के केंद्रक में मौजूद कौन सा अणु आनुवंशिक जानकारी का मुख्य स्रोत है? ए RNA, बी DNA, सी प्रोटीन या डी कार्बोहाइड्रेट। ये तो सबसे जरूरी है। जवाब है बी DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही वो ब्लूप्रिंट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी ले जाता है। बिल्कुल। अब चौथा सवाल। प्लाज्मोडियम जैसे परजीवी एक साथ कई संतति कोशिकाओं में किस विधि से विभाजित होते हैं? ए द्विखंडन, बी बहुविखंडन, सी मुकुलन या डी खंडन। हाँ, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है वो बहुविखंडन या मल्टीपल फिशन का इस्तेमाल करता है। मतलब एक कोशिका से एक साथ कई सारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं। अच्छा, और इसी पर एक मजेदार कमेंट भी आया है। अरे वाह, क्या? हरियाणवी लहजे में एक भाई ने कमेंट किया है, मैडम जी ये प्लाज्मोडियम तो हमारी GF की तरह है, एक साथ कहीं आते बतलावे से। बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 5। लाइशमेनिया में द्विखंडन किस विशिष्ट संरचना के सापेक्ष एक निश्चित दिशा में होता है? ए केंद्रक, बी चाबुक जैसी संरचना, सी कोशिका झिल्ली या डी रिक्तिका। इसका जवाब है बी चाबुक जैसी संरचना। लेशमेनिया के एक सिरे पर एक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से उसका विभाजन एक तय तल में ही होता है। अगला सवाल। स्पायरोगायरा परिपक्व होने पर छोटे टुकड़ों में टूटकर नए जीव बनाता है, इसे क्या कहते हैं? ए पुनरुद्भवन, बी खंडन जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, सी मुकुलन या डी विखंडन। ये कहलाता है खंडन, फ्रैगमेंटेशन। ये सरल बहुकोशिकीय जीवों में होता है जहां जीव बस टुकड़ों में टूटकर ग्रो कर जाता है। ठीक है। 7वां सवाल। यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इस क्षमता को क्या कहते हैं? ए विखंडन, बी पुनरुद्भवन, सी बीजाणु निर्माण या डी कायिक प्रवर्धन। एक कमाल की क्षमता कहलाती है बी पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। इसमें शरीर का कटा हुआ हिस्सा फिर से एक पूरा जीव बना लेता है। बिल्कुल। सवाल नंबर 8। कायिक प्रवर्धन का उपयोग किन पौधों के लिए किया जाता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं? ए केला और संतरा, बी गेहूं और चावल, सी मटर और चना या डी मक्का और ज्वार। जी, ये विधि उन पौधों के लिए वरदान है जो बीज नहीं बना सकते। तो सही जवाब है ए केला और संतरा। और इसी बात पर एक और कमेंट आया है भोजपुरी लहजे में। एक कमेंट आया है, गुरुजी हमार दिल भी स्पायरोगायरा जैसन टूट गिल बा, का उहो नया बन जाई। काश ऐसा होता। दिल के मामले में रीजेनरेशन नहीं होता। चलिए 9वां सवाल। ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ए भ्रूण, बी कैलस, सी बीज या डी युग्मनज। कोशिकाओं के उस असंगठित समूह को बी कैलिस कहते हैं। ये पोषक माध्यम में बढ़ता है। और 10वां सवाल। राइजोपस में ब्लॉब ऑन अ स्टिक जैसी गोल संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ए कवकतंतु, बी बीजाणुधानी, सी मुकुल या डी जड़ें। वो गोल संरचनाएं जिनमें स्पोर्स होते हैं वो कहलाती हैं बी बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया।
क्या बात है दोस्तों, 10 सवाल हो गए हैं। फटाफट वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए 11वें सवाल पर। पूछिए। आलू की सतह पर मौजूद आंख यानी आइज वास्तव में क्या होती हैं? ए जड़ें, बी कलिकाएं, सी फल या डी कांटे? वो आंखें असल में बी कलिकाएं या बड्स होती हैं। उन्हीं से नया आलू का पौधा उगता है। अगला सवाल, ब्रायोफिल्म के नए पौधे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ए जड़ से, बी तने से, सी पत्ती के किनारों की खांचों से या डी पुष्प से? ब्रायोफिल्म, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं, उसमें पौधे सी पत्ती के किनारों के खांचों से निकलते हैं। ये बहुत अनोखा है। और इस पे भी एक कमेंट है। बताइए। पंजाबी लहजे में एक स्टूडेंट लिखता है, ओए मैम मेरी गर्लफ्रेंड द गुस्सा भी ब्रायोफिल्म वर्गा है, किधरों भी फुट पैंदा है। कमाल है, बच्चों की इमेजिनेशन भी कमाल है। चलिए सवाल 13, डीएनए की नकल या कॉपिंग के दौरान होने वाली त्रुटियां किसका आधार बनती हैं? ए स्थिरता का, बी विभिन्नता का, सी मृत्यु का या डी पोषण का? यही छोटी छोटी गलतियां बी विभिन्नता या वेरिएशन का आधार बनती हैं और यही एवोल्यूशन की नींव है। सवाल 14, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा की जाती है? ए मृत कोशिकाएं, बी पुनरुद्भवी कोशिकाएं, सी तंत्रिका कोशिकाएं या डी पेशी कोशिकाएं? ये खास काम पुनरुद्भवी कोशिकाएं या स्पेशलाइज्ड सेल्स करती हैं। ये तेजी से विभाजित होकर नया जीव बनाती हैं। अच्छा, 15वां सवाल, कायिक प्रवर्धन से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के कैसे होते हैं? ए बिल्कुल अलग, बी समान, सी केवल 50% समान या डी विपरीत गुणों वाले? क्योंकि वो एक ही जनक से बने हैं तो वो जेनेटिक रूप से बी समान मतलब आइडेंटिकल होते हैं, क्लोन। बिल्कुल। सवाल नंबर 16, बीजाणु या स्पोर्स की सुरक्षा कौन करता है? ए पानी, बी मोटी भित्तियां, सी हवा या डी प्रकाश? स्पोर्स को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए उनके चारों ओर बी मोटी भित्तियां या थिक वॉल्स होती हैं। और इन मोटी दीवारों पर भी एक कमेंट है। एक दोस्त ने लिखा है, सर ये मोटी दीवारें तो मेरे और मेरी क्रश के बीच भी हैं, कोई तरीका है इन्हें तोड़ने का? मुस्कुराते हुए, इसका जवाब तो बायोलॉजी में नहीं है। अगला सवाल प्लीज। ठीक है, सवाल 17, गन्ना और गुलाब को उगाने के लिए किस विधि का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है? ए बीजाणु निर्माण, बी कायिक प्रवर्धन, सी बहुविखंडन या डी खंडन? जी, कमर्शियल लेवल पे गन्ना और गुलाब के लिए बी कायिक प्रवर्धन जैसे कलम या ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल होता है। ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के पौधों के लिए किया जाता है? ए जंगली पौधे, बी सजावटी पौधे, सी औषधीय पौधे या डी अनाज वाले पौधे? इसका सबसे ज्यादा उपयोग बी सजावटी पौधों या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए होता है, क्योंकि वो महंगे होते हैं और उन्हें रोग मुक्त रखना जरूरी होता है। सवाल 19, काला आजार रोग पैदा करने वाले जीव का नाम क्या है? ए अमीबा, बी लेशमानिया, सी प्लाज्मोडियम या डी स्पाइरोगाइरा? काला आजार बीमारी का कारण है बी लेशमानिया। ये एक प्रोटोजोआ परजीवी है। और 20वां सवाल, डीएनए कॉपी के साथ साथ कोशिका में किस अतिरिक्त चीज का निर्माण आवश्यक है? ए केवल ग्लूकोज, बी कोशिकीय उपकरण, सी केवल जल या डी कुछ नहीं? डीएनए अकेले कुछ नहीं कर सकता। नई कोशिका को अपना खुद का कोशिकीय उपकरण या सेलुलर एपेकस भी चाहिए होता है। क्या बात है, 20 सवाल पूरे। बहुत बढ़िया। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, प्रजनन का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा प्रदान करना, बी प्रजाति की आबादी की स्थिरता बनाए रखना, सी वृद्धि करना या डी गति करना? प्रजनन का सबसे मूल काम है बी प्रजाति की आबादी की स्थिरता बनाए रखना, टू मेंटेन द पॉपुलेशन। अगला सवाल, जटिल बहुकोशिकीय जीव कोशिका दर कोशिका विभाजित क्यों नहीं हो सकते? ए वे बहुत बड़े हैं, बी क्योंकि उनकी कोशिकाएं ऊतकों और अंगों में संगठित हैं, सी उनमें ऊर्जा की कमी है या डी वे ऐसा नहीं करना चाहते? सही वजह है बी, क्योंकि उनकी कोशिकाएं ऊतकों और अंगों में संगठित हैं। हर कोशिका का अपना एक खास काम होता है, वो ऐसे ही विभाजित नहीं हो सकती। हाइड्रा में मुकुलन के दौरान मुकुल का विकास कहाँ होता है? ए कहीं भी,
बी एक विशिष्ट स्थान पर, सी जड़ के पास या डी सिर पर। हाइड्रा में जो बड निकलता है वो शरीर पर बी एक विशिष्ट स्थान पर ही विकसित होता है। 24वां सवाल, मनी प्लांट के किस टुकड़े से नया पौधा विकसित हो सकता है? ए केवल पत्ती से, बी जिसमें कम से कम एक पत्ती और गांठ हो, सी केवल तने से या डी किसी भी टुकड़े से। नया मनी प्लांट उगाने के लिए आपको वो टुकड़ा चाहिए बी जिसमें कम से कम एक पत्ती और गांठ या नोड हो। और एक कमेंट है इस पे, भोजपुरी लहजे में, ई मनी प्लांट जैसन हमार किस्मत भी होइत, तनिक सा मेहनत से हरियर हो जायत। वाह क्या बात है। चलिए 25वां सवाल। राइजोपस के वे धागेनुमा भाग जो प्रजनन में भाग नहीं लेते क्या कहलाते हैं? ए बीजाणु, बी कवक तंतु, सी जड़ें या डी फूल। वो धागे जैसी संरचनाएं जो प्रजनन में सीधे हिस्सा नहीं लेती उन्हें कवक तंतु या हाइफे कहते हैं। विभिन्नता या वेरिएशन किसी प्रजाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए सुंदर दिखने के लिए, बी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए, सी तेजी से बढ़ने के लिए या डी पोषण के लिए। वेरिएशन का सबसे बड़ा फायदा है बी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहना या सर्वाइवल के लिए। ये प्रजाति को बदलते माहौल में ढलने में मदद करता है। यीस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया के बाद मुकुल का क्या होता है? ए वह जनक से जुड़ा रहता है, बी वह अलग होकर स्वतंत्र जीव बनता है, सी वह मर जाता है या डी वह बीजाणु बन जाता है। यीस्ट में बड बड़ा होकर बी जनक से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। 28वां सवाल, ऊतक संवर्धन में कैलस को किस माध्यम में रखा जाता है? ए पानी में, बी हार्मोन युक्त कृत्रिम माध्यम में, सी मिट्टी में या डी हवा में। कैलस से पौधा विकसित करने के लिए उसे बी हार्मोन युक्त कृत्रिम माध्यम में ट्रांसफर किया जाता है। और एक हरियाणवी कमेंट, मास्टर जी मेरी भैंस भी यीस्ट की तरियां दूध देवे से, थोड़ा सा जामन लगाऊं और सुबह पतीला भर जावे। बहुत खूब, ये एनालॉजी अच्छी थी। 29वां सवाल, डीएनए कॉपी में यदि बहुत अधिक ड्रास्टिक परिवर्तन हो जाए तो कोशिका का क्या होगा? ए वह सुपर कोशिका बन जाएगी, बी वह मर जाएगी, सी वह विभाजित होती रहेगी या डी कुछ नहीं होगा। अगर डीएनए ब्लूप्रिंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाए तो कोशिका का तंत्र काम नहीं कर पाएगा और बी वह मर जाएगी। और 30वां सवाल, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के समय बैक्टीरिया की आबादी में कौन जीवित बचेगा? ए जो ठंड के प्रतिरोधी हैं, बी जो गर्मी के प्रति प्रतिरोधी हैं, सी जो सबसे बड़े हैं, या डी सभी मर जाएंगे। वेरिएशन के सिद्धांत के अनुसार वो बैक्टीरिया बचेंगे बी जो गर्मी के प्रति प्रतिरोधी हैं या हीट रेजिस्टेंट है। आधा सफर पूरा, 30 सवाल हो गए। अरे वाह, जोश कम नहीं होना चाहिए। लाइक का बटन दबाते रहो। चलिए सवाल 21, ऊतक संवर्धन का एक बड़ा लाभ क्या है? ए यह बहुत सस्ता है, बी रोग मुक्त स्थितियों में एक जनक से कई पौधे उगाना, सी इसमें समय बहुत लगता है, या डी यह केवल रेगिस्तान में काम करता है। टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा फायदा है रोग मुक्त स्थितियों में एक ही जनक से हजारों पौधे उगाना। द्विखंडन और बहुविखंडन में मुख्य अंतर क्या है? ए बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या, बी प्रक्रिया की गति, सी जीव का आकार या डी कोई अंतर नहीं। मुख्य अंतर है ए बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या, द्विखंडन में 2 और बहुविखंडन में कई। और इस पर एक पंजाबी कमेंट, टीचर जी एग्जाम विच मेरे दिमाग दा भी बहुविखंडन हो जाता है, एक सवाल दे कई जवाब सूझ देने। ये तो बहुत से स्टूडेंट्स के साथ होता है। सवाल 33, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में फूल और फल कब आते हैं? ए बहुत देर से, बी जल्दी, सी कभी नहीं या डी केवल रात में। बीज की तुलना में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाए गए पौधों में फूल और फल जल्दी आते हैं। स्पाइरोगायरा में खंडन की प्रक्रिया कब होती है? ए जन्म के तुरंत बाद, बी परिपक्व होने पर, सी केवल सर्दियों में या डी कभी नहीं। स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया बी परिपक्व होने पर होती है। 35वां सवाल, कायिक प्रवर्धन किन पौधों के प्रसार का एकमात्र तरीका है जो बीज नहीं बनाते? ए गुलाब और चमेली, बी गेहूं और धान, सी आम और सेब या डी सभी। हाँ, बीज न बनाने वाले पौधे जैसे ए गुलाब और चमेली, इनके लिए यही मुख्य तरीका है।
कोशिका प्रसार या प्रोलिफरेशन का क्या अर्थ है? ए. कोशिकाओं का मरना, बी. बड़ी संख्या में कोशिकाओं का बनना, सी. कोशिकाओं का सिकुड़ना या डी. कोशिकाओं का रंग बदलना। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बी. बड़ी संख्या में कोशिकाओं का बनना, तेजी से मल्टीप्लाई होना। और इस पर एक दोस्त ने लिखा है, काश मेरे बैंक अकाउंट में भी कोशिका प्रसार हो जाता। हम सबकी यही इच्छा है। अगला सवाल, किस तरीके में डीएनए का संयोजन या कॉम्बिनेशन नहीं होता? ए. लैंगिक जनन, बी. अलैंगिक जनन, सी. दोनों में या डी. किसी में नहीं। चूंकि अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट होता है तो डीएनए का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो जवाब है बी. अलैंगिक जनन। राइजोपस के बीजाणु अंकुरित होने के लिए किस सतह की तलाश करते हैं? ए. सूखी और गर्म, बी. नम और पोषक जैसे ब्रेड, सी. चिकनी धातु या डी. कांच। राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड को उगने के लिए बी. नम और पोषक सतह चाहिए जैसे कि ब्रेड। 39. प्रजाति के शरीर के डिजाइन को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ए. डीएनए कॉपी की स्थिरता, बी. लगातार परिवर्तन, सी. पोषण या डी. गति। बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए ए. डीएनए कॉपी की स्थिरता बहुत जरूरी है। और 40वां सवाल, विखंडन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन जीवों में देखी जाती है? ए. जटिल बहुकोशिकीय जीवों में, बी. एक कोशिकीय जीवों में, सी. केवल पौधों में या डी. केवल जानवरों में। फिजन मुख्य रूप से बी. एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया और अमीबा में देखा जाता है। वाह, 40 सवाल पार, मंजिल दूर नहीं। जल्दी से इस ज्ञान की गंगा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए, सवाल 41, कायिक प्रवर्धन में पौधे के किन अंगों का उपयोग होता है? ए. केवल फूल, बी. जड़, तना और पत्तियां, सी. केवल बीज या डी. केवल फल। इसमें पौधे के कायिक अंग यानी जड़, तना और पत्तियां, इन सभी का उपयोग हो सकता है। पुनरुद्भवन को प्रजनन का समानार्थक क्यों नहीं माना जा सकता? ए. क्योंकि ये बहुत धीमा है, बी. क्योंकि जीव आमतौर पर प्रजनन के लिए कटने पर निर्भर नहीं होते, सी. क्योंकि ये बहुत जटिल है या डी. इसे माना जा सकता है। इसे प्रजनन का मुख्य तरीका इसलिए नहीं मानते क्योंकि जीव प्रजनन के लिए कटने पर निर्भर नहीं रहते। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म ज्यादा है। और एक भोजपुरी कमेंट, हमारा दोस्त के साथ ब्रेकअप भइल बा, ऊ कहत बा कि ओकर दिल में पुनरुद्भवन हो रहल बा। लगता है दोस्त बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। चलिए, सवाल 43। केवल ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनना क्या कहलाता है? ए. प्रोटीन संश्लेषण, बी. डीएनए प्रतिकृतियन, सी. श्वसन या डी. पाचन। ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की कॉपी बनने की प्रक्रिया है बी. डीएनए प्रतिकृतियन या डीएनए कॉपिंग। प्लांटलेट्स को लैब से निकालकर कहाँ लगाया जाता है? ए. पानी में, बी. मिट्टी में, सी. फिर से पोषक माध्यम में या डी. फेंक दिया जाता है। छोटे छोटे पौधों यानी प्लांटलेट्स को लैब से निकालकर आखिर में मिट्टी में लगाया जाता है। 45वां सवाल, अमीबा में द्विखंडन की शुरुआत किस अंग से होती है? ए. कोशिका झिल्ली, बी. केंद्रक, सी. रिक्तिका या डी. किसी से भी। विभाजन की शुरुआत हमेशा बी. केंद्रक यानी न्यूक्लियस के विभाजन से होती है। बीजाणु समाशंक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए. वे बहुत सुंदर दिखते हैं, बी. बीजाणु मोटी परत के कारण सुरक्षित रहते हैं, सी. वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं या डी. वे बहुत बड़े होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का सबसे बड़ा लाभ है कि बीजाणु मोटी परत के कारण खराब परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहते हैं। और एक हरियाणवी कमेंट, मैडम ये बीजाणु तो मारे तऊ वर्गे से हैं, कितनी भी सर्दी गर्मी हो कदे बीमार ना पड़ते। ताऊ जी की इम्यूनिटी जबरदस्त होगी। चलिए अगला, अंगूर और गुलाब के बागों में क्या समानता होती है? ए. वे सब अलग अलग किस्म के होते हैं, बी. वे सभी आनुवांशिक रूप से एक समान होते हैं, सी. वे केवल बीज से उगते हैं या डी. उनमें कोई समानता नहीं। क्योंकि वो कायिक प्रवर्धन से उगाए जाते हैं इसलिए बी. वे सभी आनुवंशिक रूप से एक समान होते हैं। विकास या इवोल्यूशन के लिए कौन सी घटना महत्वपूर्ण है? ए. स्थिरता, बी. प्रजनन के दौरान होने वाली विभिन्नता, सी. पोषण या डी. श्वसन। एवोल्यूशन का कच्चा माल है बी. प्रजनन के दौरान होने वाली विभिन्नता। 49वां सवाल, स्पाइरोगायरा किस प्रकार का जीव है? ए. जटिल जानवर,
बी सरल शारीरिक संगठन वाला बहुकोशिकीय जीव, सी एक कोशिकीय जीव या डी एक कवक। स्पाइरोगायरा एक बी सरल शारीरिक संगठन वाला बहुकोशिकीय जीव है, एक शैवाल। और 50 का आंकड़ा पार। विखंडन के दौरान बनने वाली नई कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ए जनक कोशिकाएं, बी संतति कोशिकाएं, सी मित्र कोशिकाएं या डी लाल कोशिकाएं। नई बनी कोशिकाओं को बी संतति कोशिकाएं या डॉटर सेल्स कहा जाता है। 50 पूरे। सिर्फ 10 सवाल बाकी हैं। अपनी एनर्जी बनाए रखें और कमेंट्स में आग लगा दो। बिल्कुल। चलिए आखिरी 10 सवाल। दाब लगाना या लेयरिंग विधि का उपयोग किस में होता है? ए चमेली, बी आम, सी गेहूं या डी आलू। लेयरिंग विधि का उपयोग ए चमेली जैसे पौधों में किया जाता है। लेशमानिया की संरचना कैसी होती है? ए गोल, बी कोड़े जैसी पूंछ वाला, सी चौकोर या डी अनियमित। लेशमानिया की पहचान है उसकी बी कोड़े जैसी या विप लाइक पूंछ। और इस पर एक पंजाबी कमेंट है, मेरा दोस्त भी लेशमानिया वर्गा है, जिथे भी ਜਾਂਦਾ है अपनी पूंछ स्कूटी नाल लेके ਜਾਂਦਾ है। ये सही था। 53वां सवाल, निकेत या नीश का क्या अर्थ है? ए जीव का घर, बी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव का स्थान और कार्य, सी जीव का भोजन या डी जीव का नाम। निकेत का मतलब है बी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव का स्थान और उसका कार्यात्मक रोल। अमीबा के द्विखंडन से कितनी संतति बनती हैं? ए 1, बी 2, सी 4 या डी कई। द्विखंडन मतलब 2 में खंडन, तो बी 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। कैलस को हार्मोन वाले माध्यम में क्यों स्थानांतरित करते हैं? ए उसे रंगने के लिए, बी अंगों का विभेदन और विकास करने के लिए, सी उसे मारने के लिए या डी उसे सुखाने के लिए। हार्मोन वाले माध्यम में इसलिए डालते हैं ताकि बी उसमें जड़ और तने जैसे अंगों का विभेदन और विकास हो सके। पुनरुद्भवन में व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? ए विनाश, बी परिवर्धन, सी विघटन या डी पतन। कोशिकाओं से अंगों का बनना, इस व्यवस्थित क्रम को बी परिवर्धन या डेवलपमेंट कहते हैं। और इस पर एक हिंदी कमेंट, सर क्या पढ़ाई में भी परिवर्धन हो सकता है? कल तक 0 था, आज हीरो बन जाऊं। मेहनत की जाए तो बिल्कुल हो सकता है, एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर। सवाल 57, लैंगिक जनन का मुख्य नुकसान क्या है अगर अलैंगिक के नजरिए से देखें तो? ए ये बहुत तेज है, बी इसमें ऊर्जा अधिक खर्च होती है और 2 जनक चाहिए, सी ये बहुत सरल है या डी इसमें विभिन्नता नहीं होती। अलैंगिक की तुलना में लैंगिक जनन में बी ऊर्जा अधिक खर्च होती है और 2 जनकों की आवश्यकता होती है। बी राइजोपस की कवकजाल और बीजाणुधानी, सी पेंट या डी स्याही। वो काले धब्बे असल में बी राइजोपस के कवकजाल और बीजाणुधानी होते हैं। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 60, प्रजनन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या है? ए जनक की मृत्यु, बी नए जीवों का निर्माण जो जनक जैसे दिखते हैं, सी ऊर्जा का विनाश या डी कुछ नहीं। किसी भी तरह के प्रजनन का अंतिम परिणाम है बी नए जीवों का निर्माण जो मोटे तौर पर अपने जनक जैसे दिखते हैं। और इसी के साथ हमारे 60 सवालों का ये शानदार सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस क्लास के नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल रेलवे फ्री नोट्स को जरूर ज्वाइन करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।